नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी एकदम अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और सभी साथियों की पढ़ाई तैयारी एकदम अच्छी, एकदम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त वाली चली हुई है। बाकी आप सभी बताओ भाई, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई। आशा है बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन चल रही है। सभी को राम राम, नमस्कार। सत्यम भाई, ललित प्रधान, गुड इवनिंग भाई, सभी को राम राम जी। गुड इवनिंग निर्मल सैनी भाई, सभी को नमस्कार। आशा है भाई आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप समझते हैं कि इस समय के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना वाकई में एक रणनीति और मेहनत और आत्मविश्वास से भरा हुआ खेल है। इस खेल में आप सभी बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और मुझे भरोसा है कि आप निश्चित तौर पर इसमें जीतेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल की चीज़ों को लेकर चलें। और अभी तक आपको ये भरोसा हो भी गया होगा कि AWO TPO में जो साइंस आती है, मतलब जो शब्द मैं पहले आपसे कहता था कि भाई सीरियस लो, थोड़े गहरे लेवल की साइंस है, वो अभी तक आपको मेरे कंटेंट को देख के भी समझ में आ गया होगा कि कांस्टेबल स्तर से थोड़ा सा तो डीप हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। चलो शुरू कर देते हैं आज की कहानी को। तो साथ ही अभी तक हम ग्रेविटेशन चैप्टर में हैं, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हैं। और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का अगला मुद्दा जो आता है वो आता है सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह। अब देखिए, उपग्रह में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सैटेलाइट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखो, पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थ्योरेटिकल पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं उनके बारे में बाद में ही चर्चा करूंगा, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। और वो मतलब ऐसे लगेगा जैसे आपको हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन एसएससी है, एसएससी विज्ञान को इतिहास बनाकर भी सवाल पूछ लेती है। तो एनसीईआरटी के उन फैक्ट्स को भी मैं शामिल करूंगा जो आपको लगेगा पढ़ने में हिस्ट्री है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। पहले टेक्निकल फैक्ट को पढ़ लेते हैं। देखो साथी, टेक्निकल फैक्ट में क्या है, टॉपिक डालेंगे आप सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। ठीक है, यहां लिख लेते हैं टॉपिक का नाम सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। देखिए, कल भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया था उपग्रहों के बारे में, जब हमने पलायन वेग और कक्षीय वेग पढ़ा था। और मैंने कहा था कि बहुत सारे उपग्रह तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी पृथ्वी के आसपास घुमाते हैं, दूर संचार के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। और बहुत सारे उपग्रहों को हम दूसरे ग्रहों पर भी भेजते हैं, जैसे अभी हमने चंद्रयान 2 पर भी अपना एक उपग्रह भेजा हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च की हुई थी। और मैंने आपको उनसे संबंधित दो चीज़ें बताई, पलायन वेग है, कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके वो कंसेप्ट भी हैं। ठीक, उम्मीद है वहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ज्योग्राफी में आपने उपग्रह की परिभाषा ऐसे भी पढ़ी होगी कि भाई कोई भी ग्रह जो किसी दूसरे ग्रह के आसपास घूमता है वो उसका उपग्रह हो जाता है, वो उसकी सैटेलाइट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। असल में सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी वस्तु, न केवल ग्रह, कोई भी वस्तु जो किसी ग्रह के चारों ओर घूम रही है उसे हम कहते हैं उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। हिंदी में समझना थोड़ा आसान है, उपग्रह कि भाई ग्रह के आसपास है, सैटेलाइट। अब देखो, जिनकी हम बात करते हैं कि भाई चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का उपग्रह है, और बाकी सारे ग्रह भी सूर्य के ही उपग्रह हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो वो प्राकृतिक उपग्रह हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट हैं। और जिन्हें हम भेजते हैं वो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमें नेचुरल के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना, नेचुरल तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, प्राकृतिक उपग्रहों को। और प्राकृतिक उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है ये आप समझ गए होंगे। भाई अगर किसी ग्रह उपग्रह को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, या सिर्फ मैं सैटेलाइट ही कहूँगा, उपग्रह कहूँगा, तो किसी उपग्रह को अगर पृथ्वी से बाहर भेजना है तो उसे हम पलायन वेग से फेंकेंगे, एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे। बट अगर पृथ्वी के ही आसपास घुमाना है तो उसे हम कक्षीय वेग से फेंकेंगे, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकेंगे। तो ग्रेविटेशन इसमें मेन रोल प्ले करता है। भैया ग्रेविटेशन की रेंज में रखोगे तो फिर आप पृथ्वी के आसपास घुमा रहे हो, और अगर ग्रेविटेशन से आपने बाहर कर दी बात तो फिर आप किसी दूसरे ग्रह पर भेज रहे हो। तो सैटेलाइट जो हैं, हम यहाँ टोटली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जिन्हें इंसान भेजता है। अब देखिए, अगर मान लो मैं दूसरे ग्रहों की भी ना पढ़ूं, चलो मैं ये नहीं पढ़ता कि दूसरे ग्रहों की होती होंगी सैटेलाइट, मैं केवल अपने ग्रह के आसपास जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं उनकी बात करता हूँ। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है? देखो, पहला काम होता है मौसम आदि की जानकारी में। अब कैसे मौसम की जानकारी करती है सैटेलाइट? देखिए, सैटेलाइट इससे बहुत दूर होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। वो 35,800 किलोमीटर दूर होती है, पृथ्वी की सतह से
35,800 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट होती है। अब कोई वस्तु जब यहाँ है तो देखो वो यहाँ भी नज़र रख सकती है और उसका जो सेंसर है वो यहाँ भी नज़र रख सकता है। अब मान के चलिए मेरे सामने जो देश है, मान लो ये है माइक्रोनेशिया, और एक जगह है, मान लीजिए यूएसए में कोई जगह है ये। तो साइंटिस्टों को पता है कि अभी ना उन्होंने देखा कि यहाँ पे ना भाई बहुत सारा आंधी तूफान उठा है, एकदम से बहुत तेज हवाएं उठी हैं, और उन्हें पता है कि अगले 6 घंटे में ये हवाएं यहाँ पहुँच जाएंगी। अब सैटेलाइट तो दूर है, वो यहाँ पर भी नज़र रख रही है, यहाँ पर भी, तो यहाँ देखकर यहाँ को जानकारी दे देगी कि भाई आपके क्षेत्र में अगले 7 घंटों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। या दूसरी चीज और कहाँ इस्तेमाल होता है, आपका घर मान लीजिए यहाँ है, चलो थोड़ा सा घुमा लेते हैं। आपका घर अल्जीरिया में है और आपकी वो जो है टर्की में है। अल्जीरिया से टर्की यहाँ है ना, ये अल्जीरिया है और ये टर्की है। अब अल्जीरिया से टर्की की दूरी वैसे तो हजारों किलोमीटर होगी, लेकिन यहाँ तो छोटी दिखेगी। अब सैटेलाइट यहाँ है, अल्जीरिया में आप बैठे हैं, आपने उन पर फ़ोन किया, बाबू तुमने खाना खा लिया, तो ये बात अल्जीरिया से आएगी सैटेलाइट पे और सैटेलाइट इसको कहाँ भेज देगी, टर्की भेज देगी। ऐसे ही होता है। तो दूर संचार में भी इसका इस्तेमाल होता है, मौसम की निगरानी में भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि यार जो सैटेलाइट्स हैं, क्या एक ही सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर कर देगी? तो नहीं, एक सैटेलाइट तो ऐसी होती हैं जो पृथ्वी के आसपास ऐसे घूमती हैं, मतलब वो जो है इतने हिस्से को कवर कर रही है, मान लो इतने हिस्से को कवर कर रही है एक सैटेलाइट। और एक नहीं, बहुत सारी सैटेलाइट होती है, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक सैटेलाइट का। लेकिन जो सैटेलाइट यहाँ है वो हार्ड टू हार्ड इतने हिस्से को कवर कर लेगी, इतने को, है ना भाई। भाई यहाँ की सैटेलाइट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लेगी, या मान लो यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लेगी। बट उसका कैमरा, मान लो मैं यहाँ से इसे देखूँ, यहाँ से देखूंगा तो भाई मुझे यहाँ का थोड़ा ना नजर आएगा, या यहाँ मैं सामने नजर रखूंगा तो यहाँ का थोड़ा ना नजर आएगा। तो यहाँ और यहाँ को कवर करने के लिए हम और सैटेलाइट लगाते हैं जो ऐसे घूमती हैं, ऐसे ऐसे करके, यानी जो इतने हिस्सों को कवर करती हैं। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। तो कुल मिलाकर पूरी पृथ्वी की कवरेज के लिए हम 2 तरह की सैटेलाइट्स लगाते हैं। एक तो ऐसे वाली होती हैं और एक ऐसे वाली होती हैं, जो इस तरह से चलती हैं। तो देखो, चूंकि इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा, तो इन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं इक्वेटर सैटेलाइट, इक्वेटोरियल सैटेलाइट कह सकते हैं, विषुवत रेखीय उपग्रह कह सकते हैं। और इनको जो पोल्स के आसपास घूमेंगी उनको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि उपग्रह जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक सैटेलाइट तो होती हैं जो इक्वेटर के आसपास घूमती हैं, और एक सैटेलाइट होती हैं जो पोल्स के आसपास घूमती हैं, ध्रुवों के आसपास घूमती हैं। ठीक है, ये मुझे बड़े अच्छे से बात समझ में आती है। अब देखो दोस्त, कि पहले पढ़ते हैं हम इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स को। यहाँ पे नंबर 1 डाल लेते हैं कि भाई सैटेलाइट में सीधी सीधी हम किस पे चलते हैं, इक्वेटोरियल सैटेलाइट पे, यानी कि विषुवत रेखीय उपग्रह, विषुवत रेखीय उपग्रह। अब देखो, विषुवत रेखीय उपग्रह की क्या खास बातें होती हैं, समझिए। अंशुल बाबू, आपने यकीन बैच में कुछ कराया था, उसमें कुछ अलग कराया है फिजिक्स में। ये अंशुल भाई देखो, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि आप पुराने वाले बैच को इससे कंपेयर मत करिएगा, और यहाँ पर आपको कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग दिखेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस बैच से ज़रूर सिलेबस कंप्लीट करें। जिन भी साथियों ने पुराने बैच से सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है वो ज़रा इस बैच से भी सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। मतलब आपको हल्के फुल्के शब्दों का अंतर लग सकता है, कुछ 2-4 चीज़ें जो वहाँ छूट गई थी, मतलब मैं उनका ना पूरा ध्यान रख रहा हूँ इस बार में, ताकि वहाँ की कोई भी ऐसी छूटी हुई चीज़ ना हो। अब यहाँ तो नहीं छूटनी चाहिए भाई, इसके बाद कोई तीसरा बैच थोड़ा ना आएगा, इसलिए यहाँ 100% कवर आपको मिल रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से भी अपना सिलेबस करिए। देखो, अगर हम एक ही चीज़ के पीछे बैठे रहें कि वहाँ नहीं करवाया यहाँ करवा रहे हो, तो अब आप मुझे उसका समाधान बताइए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। भाई समय में पीछे जाकर हम चीज़ों को सही तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम से पहले चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी अच्छे से करा के भेजूंगा। इस बैच से आप करते रहिएगा, ठीक है अंशुल, इस बैच को कर लो आप। अच्छा, अब देखो दोस्त, इक्वेटोरियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उसकी खास बातें होती हैं। देखो, पहली चीज है मुद्दा कि भाई पृथ्वी तो जो है वो अपने अक्ष के चारों ओर लगातार ऐसे घूम रही है। क्या एक इक्वेटोरियल सैटेलाइट को, क्या एक विषुवत रेखीय उपग्रह को एक जगह रहना चाहिए या उसे पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहना चाहिए, पहला मुद्दा। अब देखिए, अगर वो एक जगह रहेगा तो मान लीजिए कि
आप हैं अफ्रीका में और आपकी वो हैं सऊदी अरेबिया में, और सैटेलाइट जो है वो यही है। अब सैटेलाइट ने सिग्नल देखा कि भाई अफ्रीका से सिग्नल आया है और इसे कहाँ जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है। तो सैटेलाइट यहाँ है और सैटेलाइट ने रीड कर लिया कि अफ्रीका से सिग्नल आया है, सऊदी अरेबिया जाना है, बट सैटेलाइट घूम नहीं रही है। अब सैटेलाइट नहीं घूम रही है तो भाई सैटेलाइट ने जब अफ्रीका से सिग्नल रिसीव किया था तो उसने एक एंगल सेट कर दिया कि भाई यहाँ सऊदी अरेबिया है, और उससे तो सिग्नल निकल चुका है। मतलब उनसे पूछा कि मेली बाबू तुमने थाना थाया, अब उसने तो ये सिग्नल भेज दिया मेली बाबू तुमने थाना थाया, लेकिन इतने में पृथ्वी घूम गई और आप आ गए जमैका, और ये जमैका के किसी उनको कॉल लग गया, मेली बाबू तुमने थाना थाया। अब भाई मान लो वो पुरुष हैं तो वो तो भाई आपको लड़ पड़ेंगे आपसे कि भाई तू मेरे नंबर पे कॉल करके ऐसे कैसे कह रहा है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साथ घूमती रहे, ताकि जब उसने रीड किया कि सऊदी अरेबिया, तो जितनी समय में पृथ्वी आगे निकले उतने ही समय में वो सैटेलाइट भी आगे निकले, और जितने समय में आगे निकले उतने ही समय में सैटेलाइट आगे निकले। इसके लिए जरूरी है कि वो सेम चाल से घूमे और सेम डायरेक्शन में घूमे। ये एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने वाला है। पहली चीज कि विषुवत रेखीय उपग्रह पृथ्वी के इक्वेटर में घूमते हैं। अब भाई दिशा क्या होती है, तो भाई दिशा जो पृथ्वी के घूमने की दिशा होती है, और आपको पता है पृथ्वी के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, और इनकी चाल कितनी होती है, पृथ्वी की ही जितनी चाल के बराबर होती है। वो चाल नहीं पूछी जाएगी, निश्चिंत रहिए, बाकी मैं बता भी दूंगा। तीसरी चीज पूछेगा कि बताइए एक इक्वेटोरियल सैटेलाइट पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। तो मुझे बताओ जरा आवर्तकाल कितना होना चाहिए, तो भाई जितने समय में पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है उतने ही समय में इसको भी लगाना चाहिए। तो आवर्तकाल होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। और दूरी कितनी होती है, तो देखो मिनिमम दूरी जो होती है वो होती है 35,800 किलोमीटर, लगभग उसको 36,000 पढ़ा जाता है। लेकिन याद रखना कहाँ से, सरफेस से, ये सतह से होती है। क्योंकि अगर इसी दूरी को आप सेंटर से देखोगे, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ सब फैक्ट मैंने लिख दिए हैं, उसके लिए चिंता मत करो भाई, ये अर्थ है। और मैं कह रहा हूँ कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की सतह से, अर्थ के सरफेस से 36,500 किलोमीटर की दूरी पर चलती है, 36,500 किलोमीटर। अब अगर इसी डिस्टेंस को आपसे सेंटर से पूछ लिया जाए, अगर यहां से पूछ लिया जाए सेंटर से, तो भाई सेंटर का मतलब इतनी डिस्टेंस और हेड हो जाएगी, और ये कितने डिस्टेंस है, ये रेडियस है पृथ्वी की। तो 36,500 में फिर आप 6400 और जोड़ोगे, ये क्या है, पृथ्वी की रेडियस, और 36,500 और 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42,900। तो अगर सतह से पूछे तो 36,500 और सेंटर से पूछे तो लगभग 42,900 किलोमीटर की दूरी पर ये उपग्रह होते हैं, ये सैटेलाइट होती हैं। अंशुल भाई आप इस बैच से कर लो, अगर आपको इस बैच से करने में कोई समस्या है तो वो मुझे बताओ, उसका निवारण मैं करूंगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम आपका 4 दिन बाद आ गया और आपके पास समय नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि बगैर कोई ये सोचे कि भाई पहले हम कर लेते तो हम रिवाइज़ कर लेते, अभी भी बहुत कोई समय नहीं निकला है, हमारे पास बहुत सारा समय है, एग्ज़ाम की डेट नहीं है, हम अच्छे से सिलेबस कर लेंगे, रिवाइज़ भी अच्छे से कर लेंगे। तो अंशुल भाई अब मैं समझ रहा हूँ आप जो भी कह रहे हैं, बट आप मुझसे अगर ये कहें कि नहीं भैया समय में पीछे जाओ और वहाँ जो टॉपिक छूट गए हैं उन्हें पूरे कराओ, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस बैच के बाद में आपको एक शब्द भी कहीं से नहीं पढ़ना है। इस बैच में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, ठीक है। चलो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई डेटा अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ 36,500 बोल दिया हो और वहाँ 37,000 बोल दिया हो तो आपको कुछ याद रखने में समस्या आ रही होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, एक और नाम इन सैटेलाइट का होता है और ये नाम कभी नहीं पूछा जाता, ज्यादातर वही नाम पूछा जाता है। क्या, सुनो, देखिए मुझे आप एक बात बताओ कि मान लीजिए आप किसी जियोस्टेशनरी सॉरी इक्वेटोरियल सैटेलाइट पे बैठे हैं, विषुवत रेखीय उपग्रह पर बैठे हैं, और मान लो आप एक जगह को देख रहे हैं, ठीक है, आप सैटेलाइट पर बैठे हो और सैटेलाइट भी उतनी ही चाल से चल रही है जितनी तेजी से पृथ्वी चल रही है, तो आपको पृथ्वी कितनी चाल से घूमती हुई नजर आएगी, बताइए। आपको पृथ्वी कितनी चाल से घूमती हुई नजर आएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए। अगर
पृथ्वी भी उसी चाल से चल रही है, आप भी उसी चाल से चल रहे हैं और दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितनी चाल से चलती हुई नजर आएगी बताओ। मैं ना एक काम करता हूँ कि इस समस्या के लिए ना टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज डाल देता हूँ और वहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई जो भी साथी हैं अब वो दूसरे वाले बैच में आ जाएं, पहले वाले बैच में जितना उन्होंने कर लिया है ठीक है, और सभी पहले वाले बैच में आ जाओ। बाकी जो भी सुन रहे हैं साथी इस बैच से पढ़ो, थोड़ा सा इस बैच में मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें मैंने शामिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैच कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण बैच है वो, केवल थर्मोडायनेमिक्स के अलावा। बाकी इस बैच में आपको ज़्यादा एफर्ट नज़र आएंगे क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सा पैर से परेशान था, सर्जरी मेरी थी उसकी, जिसके चलते मैं उसके लिए कम एफर्ट डाल पाया, बट यहाँ पे 100% एफर्ट रहेंगे। हाँ, तो आपको नहीं सेम स्पीड नहीं, आपको जीरो स्पीड नज़र आएगी। इसको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बोलते हैं और हमें लगेगा जैसे पृथ्वी रुकी हुई है, क्योंकि मान लो मैं हमेशा ही श्रीलंका को देखूंगा तो मुझे तो श्रीलंका रुकी हुई नजर आएगी ना। तो इनको बोलते हैं हम भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर का मतलब भू माने पृथ्वी, स्थिर माने स्थिर, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो भू स्थिर या विश्व हाँ इंग्लिश में जियो स्टेशनरी। जियो का मतलब पृथ्वी, स्टेशनरी माने जो रुका हुआ हो, तो जो जियो के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है भाई, चलो ये मुझे बात समझ में आ गई है। ये मैंने सब लिख दिया कि भाई कितनी दूरी पर होते हैं, लगभग 36,000 होते हैं। भाई 35,800 का मतलब लगभग 36,000 है, बट मैं यहाँ लिखना भूल गया, दोनों चीज़ें लिखिए। 35,800 अप्रॉक्स है और लगभग में कितना हो जाएगा 36,000। अब उसके अलावा इसके वेग कितना होता है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो पृथ्वी जो है वो 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, रैखिक वेग नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। हालांकि इन फैक्ट को आप ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेडियन पर घंटे में ये वेग जो है π/12 रेडियन पर घंटा होगा। इनको ना भी याद करो तो भी चल जाएगा, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट फिर भी एक बार डायरेक्टली याद कर लेना। सर ये WTPO की फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाएगा नए वाले बैच से। अंशुल भाई फिर वाकई में आप नए हैं, ये बात तो मैंने कभी पुराने वाले बैच में भी नहीं कही थी, और किसी भी एग्ज़ाम में कभी ऐसा संभव नहीं होता कि आप 100 के 100 प्रश्न आपको बिल्कुल पढ़े हुए में से मिलते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात हमेशा से बोल रखी है और वहाँ भी मैंने बोला था, लगभग अगर 15 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं इतना करने के बाद क्लास नोट्स और जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो, और जो मॉक आपके चले हुए हैं वो, उन तीनों को आप अच्छे से करते हो तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आप करके आएंगे 15 में से, लगभग 10-11 क्वेश्चन। और 10-11 क्वेश्चंस करके आने के बाद आप टॉपर्स की कैटेगरी में होंगे। मेरे कहने का अर्थ है, आपको कहेगा यार भैया बस 11 और बाकी जो 15 करके आएंगे वो तो मुझसे आगे होंगे, नहीं। या ऐसा मानिए कि जो आदमी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा होगा वो आप लोग होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर मान लो कोई कहता है जी मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाला बच्चा 9 है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 6 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आए कि जो बिल्कुल उलूल जुलूल थे, लेकिन इस बात का मेरिट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो ये बात सबको समझ में आ गई, फटाफट से एक बार थम्स अप करो। और देखो कक्षीय वेग जो है भू स्थिर उपग्रह का वो कितना होता है 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। अब तुम कहोगे यार भैया कभी तो कक्षीय वेग बताते हो आप लोग 7.9 और कभी बताते हो 3.08। देखो ये 7.9 जो होता है दोस्त, वो होता है कि आप जब अधिकतम दूरी पर हैं, सॉरी जब पृथ्वी की सतह के नज़दीक हैं, सॉरी जब आप पृथ्वी की सतह के नज़दीक हैं, और जैसे आप दूर होते चले जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी 3.08 हो जाएगी। तो ये हो गया किसके लिए, ये भू स्थिर उपग्रह के लिए है 3.08 किलोमीटर पर सेकंड। और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है कि भाई अगर आप इसे पृथ्वी के केंद्र से लोगे, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कितनी आ रही थी अर्थ के सेंटर से, ये आ रही थी जब हमने जोड़ा था 42,900 है ना, 36 और 6 42 और 900, ठीक है ना, तो 42,900 के आसपास आ रही थी ये, 42,900 किलोमीटर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, और वो कैसे लिख रहा है इसको 4.2 और यहाँ 1 2 3 4 4 अंक के बाद में दशमलव, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 4.2, इसको 2 नहीं 4.2 इंटू 10⁻⁴
ऐसे भी लिख सकते हो अगर अर्थ के सेंटर से पूछी जाएगी तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, नए बैच को आप शुरू से पढ़िए। चलिए ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई है यहां। अब अगला मुद्दा आता है, किसी भी उपग्रह में आपको हमेशा भारहीनता महसूस होती है, किसी भी उपग्रह में हमेशा आपको वेटलेसनेस फील होती है। वेटलेसनेस का रीजन क्या होता है? देखिए, हमें जो अपना वेट महसूस होता है ना, वो हमेशा अर्थ की रिएक्शन की वजह से महसूस होता है, यानी ये मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फील होता है। लेकिन स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, अच्छा मैंने कुछ गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं उसको सही कर दूंगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो वेट क्या हो जाएगा आपका? जीरो, यानी कि भार क्या हो जाएगा? जीरो। और ये चीज जो मैंने लिखी है वो लिखी है रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया। हमारा भार क्या है? हमारा भार एक प्रतिक्रिया ही तो है। कैसे है अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, भार कैसे तोलती है कोई भी मशीन? ये रखी हुई है एक वजन तोलने वाली मशीन, आप यहां पर खड़े हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक्शन दे रहे हैं, आप इसको दबा रहे हैं नीचे, ये रिएक्शन दे रही है आपको ऊपर। और मशीन आपके एक्शन को नहीं मापती, मशीन अपने रिएक्शन को मापती है, मशीन अपनी प्रतिक्रिया को मापती है। और स्पेस में क्या होता है, अंतरिक्ष में, कि ये प्रतिक्रिया मिल ही नहीं पाती है, नहीं मिल पाती है तो भाई वेट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो, मैंने कुछ कैलकुलेशन में कहीं कोई छोटी मोटी गड़बड़ की है क्या? क्या दिक्कत है? 36 और 6 42, 36,500। हाँ देखो, वैसे एनसीईआर देखो लगभग ये है आपका 35,800 भी लिख दिया इसने, 36,000 भी लिख दिया। एनसीईआरटी में 4.22 ही लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये 4.29 आएगा। मैंने कहीं कोई गलत वैल्यू ले ली है क्या? 35,800 प्लस, मैंने कहाँ गलत जोड़ दिया फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने 35,800 होना चाहिए था ये, और यहाँ 36,500 लिख दिया। अरे सॉरी भाई, सॉरी, 35,800 होता है ये, सॉरी। हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, हाँ 35,800, 35,800 किलोमीटर, 35,800। और ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 35 और 6 41 और 1 42, तो 42,200 किलोमीटर आएगा। सही है, 42,200। और फिर उस हिसाब से ये 4.22 ही रहेगा। ठीक है, 4.22 बिल्कुल सही है। नोट तो खैर आप नहीं कर रहे होंगे, तो नोट्स बिगड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। 4.22 इंटू 10⁴ एक बार थम्स अप करो। ठीक है, जल्दी थम्स अप करिए। ठीक है, जल्दी से एक बार थम्स अप करिए। हाँ जी, क्लियर है। ये डेटा फिर से मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो देखो ना, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है कि जियो एक पहली सैटेलाइट होती है इक्वेटोरियल सैटेलाइट, विषुवत उपग्रह, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो है वो कितने घंटे होता है? 24 घंटे होता है। और ये विषुवत वृत्त के तल में गति करती है। और किसी बिंदु से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये रुका हुआ हो, ये स्थिर हो, इसीलिए हम इसको तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। इनकी दूरी लगभग 35,800 होती है, जिसको हम लगभग 36,000 भी बोलते हैं। और वेलोसिटी आप चाहे याद भी ना करें, ये तो चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको जरूर आप याद रखिए कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होती है। और सेंटर से अगर आप मापोगे तो ये 4.22 इंटू 10⁴ होती है। अंशुल कुमार, सिलेबस लगभग हमारा 50-60% रह गया है अभी, केवल 40% के आसपास सिलेबस तब कंप्लीट होगा जब ये वाला चैप्टर हमारा हो जाएगा। और उपग्रहों में भारहीनता का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? कि हमें कोई रिएक्टिव फोर्स नीचे से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें क्या लगती है? भारहीनता लगती है। अब देखिए, अगर एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल बनाया तो वो सीधा यही बोलेगा कि बताइए किसी भी उपग्रह में भारहीनता का अर्थ क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट? तो वेटलेसनेस का मीनिंग होता है कि भैया आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, आपको रिएक्शन नहीं मिल पाती है। ठीक है, चलो अब देखिए, बस मुझे एक पीडीएफ लगवानी है और 1 सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा गायब हो जाऊंगा। हाँ हाँ, इसी के नीचे लगा दो, वो नीचे ही जाएगी, आगे कभी नहीं जाती है।
चलो, कुछ थोड़े से करेक्शंस थे, इसलिए मैंने एक दूसरी पीडीएफ लगवाई है। इसका स्लाइडर कहाँ है? इधर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, ये हो गया आपका भूस्थिर, मैं आपको अरेंज करके दूंगा पूरी, आप निश्चिंत रहिएगा। अब दूसरा आ जाता है आपका ध्रुवीय उपग्रह। नंबर 2 लिखेंगे आप, जो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद में नंबर 2 लिखेंगे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यानी कि ध्रुवीय उपग्रह। और देखिए, ध्रुवीय उपग्रह से जुड़े हुए कुछ पॉइंट क्या हैं कि ये ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के पास, इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण दिशा में चक्कर लगाते हैं। अब देखो, आपको याद तो रखनी है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती है। ये कई बार दक्षिण से उत्तर भी हो जाती है, कई बार ये साउथ टू नॉर्थ भी हो जाती है, बट पेपर में आज तक साउथ टू नॉर्थ से सवाल नहीं पूछा है। आप याद रखोगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही सवाल पूछा है। ठीक है, और पृथ्वी के प्रत्येक कक्षा में छोटे छोटे पट्टों में कवर करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक सैटेलाइट पूरी अर्थ को कवर नहीं कर सकती है, एक इतना हिस्सा कवर करेगी, एक इतना हिस्सा कवर करेगी, एक इतना हिस्सा कवर करेगी। तो जैसे ये हिस्सा है ना, इसको बोलता है ये पट्टे, कि भाई छोटे छोटे हिस्सों में ये कवर करती है। ठीक है, चलो, ये मेरी बात समझ में आ गई है। आगे आप देखिएगा, इसकी दूरी कितनी होती है? तो ऊंचाई लगभग होती है 500 से 800 किलोमीटर, और पृथ्वी की ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की अच्छी गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करते हैं। यानी कि ये हमें कहाँ की इमेज देते हैं? ये पोलर की, पोल्स की, और कुछ पार्ट इक्वेटर्स का भी कवर करते हैं। क्योंकि जब ये ऊपर से देख रहे होते हैं तो पोल्स पे तो नजर डालेंगे, हल्की सी नजर इक्वेटर पे भी डाल लेते हैं। अच्छा, अब यहां से क्या सवाल बनेगा? यहां से केवल डिस्टेंस का सवाल बनेगा, ये सवाल नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट देखिए, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो इस्तेमाल है वो ध्रुवीय उपग्रहों का रिमोट सेंसिंग में, मौसम विज्ञान में, और पर्यावरण अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो इस्तेमाल है वो रह गया है, वहाँ मैं ऐड करके दे दूंगा। वैसे भी जब मैं आपको थ्योरी एक और अभी पढ़ाऊंगा इसकी, उसमें कवर हो जाएगा। मेजरली जो इस्तेमाल होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो दूर संचार में होता है, टेलीकम्युनिकेशन में होता है। जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, जब आप किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए आपके रेडियो में कोई गाना आ रहा है, टेलीविज़न में कोई प्रसारण हो रहा है, वो सब किसकी मदद से होता है? वो सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मदद से ही होता है। तो पोलर सैटेलाइट में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि ठीक है, मुझे दोनों तरह की सैटेलाइट भैया जी समझ में आ गई हैं। पोलर सैटेलाइट भी मुझे समझ में आ गई हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी समझ में आ गई हैं। और फिर मैं आपको अगले मुद्दे पर लेकर चलूँगा। जल्दी एक बार सभी थम्स अप करें, कोई डाउट रह गया है तो वो पूछिए, और नहीं है तो फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है, और उसके बाद इस चैप्टर के बाद मैं एक ऐसी बेहतरीन सी चीज़ आपको कराऊंगा कि आपको उसे देख के ही मज़ा आ जाएगा। पहले अभी 2 टॉपिक और कवर कर लीजिए। 2 रह गए हैं बेसिकली, एक नहीं 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? एक टॉपिक है उपग्रह की ऊर्जाएं, यानी कि एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब देखिए, कोई सैटेलाइट अगर चल रही है, किसी ध्रुवीय कक्षा में चल रही है, तो उसके पास बेसिकली 2 तरह की एनर्जी होती हैं, और उन्हीं से 3 बन जाती हैं। कौन कौन सी 2 तरह की एनर्जी? एक तो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा तो समझ में आ रही होगी कि कैसे है। ये पृथ्वी है, और मान लीजिए एक ये सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सूत्र क्या होगा? अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो आर ई है, या चलो मैं ये मान लेता हूं, मैंने आपको कल भी कहा था कि आसान रहेगा हम सारे फॉर्मूले ऐसे माने कि कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के बिल्कुल पास घूम रही है। अब तुम यहाँ ये दिमाग ना लगाना, भैया कभी तो कहते हो कि ये 36,000 किलोमीटर पर घूमती है, कभी तुम कह रहे हो कि ये पृथ्वी की सतह के नज़दीक घूम रही है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, होती तो ये दूर ही है, बट आप याद रखना कि सूत्र में जो आप डिस्टेंस याद रख रहे हो ना, वो सेंटर से लेके और सैटेलाइट तक की है। अब इस केस में तो ये वाली डिस्टेंस रेडियस ही है,
और मतलब या तो आप ये कहो कि पृथ्वी की त्रिज्या, या आप कहो कि पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट तक की दूरी, दोनों बराबर ही हैं। बट जब ये सैटेलाइट यहाँ से दूर हो जाएगी तो ये दूरी जो आप लोगे वो यहाँ से यहाँ तक की लोगे, ये बात है। और इसको कुल मिला के मैं आर ही बोल रहा हूँ। अगर वो ये कह दे कि भाई इससे एच ऊंचाई पर है, तो आप क्या करोगे, इसको एच ले लोगे और यहाँ से यहाँ तक की आर ले लोगे, और टोटल कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। तो यहाँ आर की जगह क्या रख दोगे आप, फिर आर प्लस एच। समझ गए आप मेरी बात, ये हमने पहले भी समझा है। तो सूत्र हो जाएगा 1/2 जी, आप जानते हैं। एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, या इसको कैपिटल एम भी कई बार हम लिख देते हैं। और एम क्या है, छोटा एम क्या है, ये है सैटेलाइट का मास, और नीचे डिस्टेंस है ये। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 जी एम एम बाई आर। ऐसे याद रखो, मतलब बेसिक फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी वस्तु के मास पर भी डिपेंड कर रही है। ये पहली ऐसी चीज है इस चैप्टर की जिसने बेचारी उस वस्तु को भी तवज्जो दी है, ना तो हर कोई उसको इग्नोर ही कर रहा था, कोई उसको देखा ही नहीं रहा था। ठीक है। अर्पित भाई इसके नोट्स अलग से बना लो और रिवाइज कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर नोट्स बना लो शुरू से इसके। देखो यार, आपको मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आपको दिक्कत क्या हो रही है दोबारा पढ़ने में। ना तो ऐसा कि अभी एग्ज़ाम हमारा 10 दिन में है, भाई एग्ज़ाम में भी काफ़ी समय है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले से ये ऐड कर लो, उससे ये घटा लो, उससे ये बढ़ा लो, उससे अच्छा एक बार सारे नोट्स बना लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कितनी देर में बन जाते होंगे यार, 4-8 पेज तो हम पढ़ ही पाते हैं। ज़्यादा समय हमारा डिस्कशन में निकलता है, लिखने में थोड़ा ना ज़्यादा समय जा रहा है। तो 10 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, एक बार फटाफट थम्स अप करो। अब अगर आपसे पूछे कोई कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा, तो देखो स्थितिज ऊर्जा में क्या फर्क है कि 1/2 हटा देना और माइनस लगा देना, बस। अब कहाँ से आया कैसे आया इस बारे में हम नहीं जाएंगे, सीधे फॉर्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है, गतिज ऊर्जा में क्या करना है कि हमें 1/2 लगाना है बट प्लस में, और यहाँ पर सब कुछ वही है, ये पूरा टर्म वही है, सिर्फ आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है और 1/2 हटा देना है। ठीक है। अब देखो तीसरी चीज आती है इसकी टोटल एनर्जी, या फिर इसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा है 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, माइनस की, 1/2 तो नहीं है, कैपिटल जी स्मॉल जी बाई आर। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो भाई देखो, अगर आप बहुत अच्छे से मैथ जानते हैं तो ये टर्म तो सेम है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, इस पूरी टर्म को, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये हो जाएगा x। अब x/2 में से x जाएंगे तो माइनस के x/2 बचेंगे, और -1/2, और x का मतलब क्या माना था हमने, जी एम एम बाई आर। ऐसे सॉल्व कर लो। तो आप अगर तीनों ऊर्जाओं को लिखकर देखें तो आपको एक बहुत बेहतरीन संबंध नजर आएगा। और संबंध क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है उसका सूत्र है 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है माइनस के कैपिटल जी एम एम बाई आर। और टोटल एनर्जी जो है वो है तो काइनेटिक एनर्जी जैसी ही, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी, ये आ जाएगा ऐसे। अब टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी जैसी ही, देखो बस केवल माइनस साइन का ही तो अंतर है, माइनस साइन लगा दो और पूरा फॉर्मूला यही छाप दो, जी एम एम बाई आर। ठीक। अब देखो, अगर मान लो जैसे मैं लिख रहा हूं कि भाई इस पूरी टर्म को मैं x बोल देता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, x/2, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का x, और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का x/2। अच्छा, रेशियो में आपको पता हो तो रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, x हटा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:2, अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना हो, रेशियो -1 और रेशियो -1/2। अच्छा, अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो में ऐसा कर सकते हैं, तो क्या होगा, इसको आप लिख दोगे, अगर 2 की मल्टीप्लाई सभी में करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो पेपर में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, अधिकतम चीजें इसी तरह से पेपर में आपसे पूछ सकता है। जी हाँ भाई, कृष्णा कुशवाहा भाई, मेरी सभी से एक हाथ जोड़कर परम निवेदन है
कि आप इस बैच को पढ़िए, चाहे आपने पुराना बैच कितना भी अच्छे से पढ़ लिया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया जी हमने तो उसको बहुत मन से पढ़ा था, हमारा तो समय सारा उसमें लग गया, अब मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता यार, अगर आप उसमें ये कहते कि भाई आप उसी को केवल पढ़ लो हो जाएगा, तो आप चाहे इसे मेरे ऊपर सारी बात डाल दीजिए, मेरी गलती मान लो, भूल मान लो, भैया मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर आपसे, लेकिन भाई थोड़ा सा समय निकालिए और इस बैच को पढ़िए। अब इससे ज़्यादा मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है आपके लिए। अगर आप मुझसे यही सिर्फ सुनना चाहते हैं कि नहीं समय में पीछे जाओ और बिल्कुल ऐसे बैच इस बैच जैसा वैसा कराओ, तो भाई वो संभव ही नहीं है, बताइए, वो तो बिल्कुल 1% भी संभव ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरी सभी बच्चों से, सभी साथियों, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आपके जो भी साथी पढ़ रहे हो और वो इस बैच को ना पढ़ रहे हो, केवल पहले को पढ़ रहे हो, उन्हें मेरे यहाँ मैसेज सुना देना, मेरी वीडियो सुना देना, उनके लिए भी काम हो जाएगा। मतलब मैं आपसे कह चुका हूँ, 10 बार कह चुका हूँ, 20 बार कह चुका हूँ, प्लीज़ आप करिए, वैसा ही करिए, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कोई मत पूछना कुछ भी कि नोट्स बनाए नहीं बनाए। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं कि भैया जी इस तरह से सैटेलाइट की जो है वो एनर्जी होती है और इस तरीके से सैटेलाइट की एनर्जी से सवाल बन सकते हैं। अब देखो और क्या सवाल बन सकते हैं यहाँ से सैटेलाइट की एनर्जी के अलावा। तो अभी इसमें जो है ना एक टॉपिक और रह गया है जिसका नाम है कैप्लर्स लॉ, कैप्लर के नियम। और कैप्लर के नियम के अलावा एक ऐसी चीज़ कराऊंगा इस चैप्टर के बाद में, मतलब सिलेबस का पार्ट, मतलब आगे सिलेबस नहीं है, सिलेबस तो कैप्लर के लॉ के साथ ही खत्म हो जाएगा, बट आपको उसे पढ़ के मज़ा आ जाएगा कि हाँ एकदम क्या गजब की चीज़ है, ठीक है। तो कैप्लर के लॉ जो है उसमें मुझे लगभग 40 मिनट्स का समय चाहिए होगा। 3 लॉ हैं और तीनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट को बारीकी से हमें समझना है। तो कल ही शुरू करेंगे हम तीनों की तीनों लॉज को, तीनों के तीनों नियमों को। आज को इतना ही रहने देते हैं और कल ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे भी कल हम लिख लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें है, अभी और इसमें से कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपके लिए कुछ ये पॉइंट्स लिए थे, आ जाओ भाई। असल में मैंने ना पूरे चैप्टर की पीडीएफ बनवा ली है एक साथ ही, तो मुझे आपके लिए चीज़ों को कुछ ढूंढना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं है, वैसे वो थोड़े से हिस्टोरिकल टाइप के पॉइंट है, उन्हें मैं कल ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अभी शायद इसमें है नहीं, वो कल वाली पीडीएफ में आ जाएंगे। थोड़े से हिस्ट्री जैसे पॉइंट है, मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ, जैसे क्या है ना कि एसएससी कुछ भी पूछ लेता है, मतलब वो साइंस को साइंस की तरह ना पूछ के हिस्ट्री की तरह से पूछ लेगा। वो बोल देगा तुमसे कि बताओ जो पहली सैटेलाइट है भारत की वो कब लॉन्च की गई, और इसको फिजिक्स में पूछ लेगा। उसको ऐसा लगता है जैसे ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, जबकि भैया ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक जी के आप इतिहास में लेकर जाइए इसको, इसको आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लेकर जाइए। बट हम वहाँ करेंगे, मैं बिल्कुल भी इस बैच में कोई रिस्क कहीं से नहीं लेना चाहता हूँ, तो कल को मैं आपके सारे पॉइंट इसमें ऐड करा दूंगा, ठीक है साथी। चलो, तो इतना अच्छे से सभी रिवाइज करिए, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़िए। बहुत समय से पहले हम अच्छे से सिलेबस कर देंगे, सारे सिलेबस को बहुत बेहतर तरह से निपटाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मतलब इस बार मुझे अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि भाई एक बहुत ज़बरदस्त वाली तैयारी हम करके चल रहे हैं, तो आपको तो निश्चित होना ही चाहिए। चलो फिर मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।